हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे टर्नर का जो है टर्नर ट्रेड का सेकेंड ईयर का जो निमी का क्वेश्चन पेपर सेट है उसमें से सेकेंड ईयर का पार्ट 1 है। और इसमें भी आपके 75 क्वेश्चन है, जिसमें से हम देखेंगे जो आपका ट्रेड थ्योरी का रहेगा, साथ ही आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग करेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस करेगा, और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करेगा, है ना। तो ये 4 टॉपिक्स रहेंगे, 4 इसमें ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन रहेंगे, ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, है ना। तो टोटल क्वेश्चन जो आपको बनेंगे 75 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से क्वेश्चन सारे वैसे हो गए हैं। फिर उसके बाद ये जो आपके यूज़फुल कहाँ कहाँ पे होंगे, तो आप ये इसरो में, DRDO में, बार्क के लिए, NPCIL के लिए, अभी वेल के लिए आया हुआ है तो वेल के लिए आप फोकस करो, है ना। इसरो के लिए भी यूज़फुल होगा, जो VSSC का है, अभी पेपर होगा 1-2 महीने के अंदर में पेपर होगा। VSSC जो है उसका भी है, तो उसमें भी आएगा। तो इसमें आपका थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब 50 क्वेश्चन जो है आप इम्पोर्टेंट है। बाकी भेल का आ गया है, उसके लिए भी है, भेल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जैसे DRDO में आता है तो वहाँ पे पूछा जाता है, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन, है ना, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी बार्क और NPCIL के लिए भी आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन, साइंस, ये आपका थ्योरी और ड्राइंग्स ही रहता है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। ये जो आपका पेपर है AITT, जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 में क्राउडफंड ट्रेनिंग स्कीम के द्वारा हुआ था, उसका पेपर है ना। इसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। सो बाईलिंगुअल है, तो यहाँ समझने में जिनको हिंदी में परेशानी है, जिनको इंग्लिश में परेशानी है, तो आप है, जैसे हिंदी में जिनको परेशानी है उनके लिए इंग्लिश है, और जिनको इंग्लिश में परेशानी है उनके लिए आपका हिंदी है ना। तो अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, है ना। सो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज यूज टू चेक द रेडियस फॉर्म ऑन द एज ऑफ सिलेंड्रिकल कंपोनेंट। सो बेलनाकार अंग जो होता है उसके किनारे पर बने त्रिज्या की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले गेज का नाम क्या है। तो वो आपका रेडियस गेज होता है, उससे रेडियस मेजरमेंट करते हैं ना। चेक द रेडियस फॉर्म इन द एज, तो आपका A1 जो है आपका सही हो जाएगा, रेडियस गेज। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज X इन प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर, है ना। प्लंजर प्रकार के डायल टेस्ट इंडिकेटर में X द्वारा चिह्नित किए गए भाग का नाम क्या है, इसका पूछ रहा है ना। ये क्या है बोल के, तो ये जो है आपका, वो आपका स्टेम होता है, स्पिंडल है वो, क्या स्टेम हो जाएगा, है ना, स्टेम हो जाएगा वो। ये आपका है A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको स्टेम बोलते हैं, है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज X इन द प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर, है ना। प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में X द्वारा चिह्नित किए गए भाग का नाम क्या है। तो ये X दिखा रहा है, जो X जो है आपका ये प्लंजर है ना। सॉरी, ये आपका जो है ये एनविल है, जो पार्ट टच करता है ना, वो आगे का बिल्कुल बॉल वाला पार्ट बता रहा है। तो ये आपका एनविल है ना। इसमें से देखो कि स्टेम जो है, स्टेम हमने देख लिया, वो दूसरी साइड का है। प्लंजर जो होता है, ये ऊपर वाला जो होता है ये प्लंजर होता है। अब बेजल जो होता है, ये आपका इस साइड जो लिखा है वो बेजल है ऊपर में। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है ना, ये वाला पार्ट है ना। सो ये आपका स्टाइलस है ना। A1 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये स्टाइलस है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड, है ना। डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड का नाम क्या है, इसका नाम पूछ रखा है। इसका किस टाइप का नाम, तो इसमें मैग्नेटिक है ना। इसमें मैग्नेटिक है विद यूनिवर्सल क्लैंप हो जाएगा ना, किसी भी एंगल में इसको सेट किया जा सकता है।
A1 जो है आपका सही उत्तर है, यूनिवर्सल क्लैम्प के साथ चुंबकीय स्टैंड। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जिग दिया हुआ है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ जिग, ये किस प्रकार का जिग है। तो ये जो है आपका बॉक्स जिग है ना, ये आपका A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, बॉक्स जिग, ये आपका बॉक्स जिग है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग, इस जिग का नाम पूछा है, ये वाला कौन सा जिग है ना, ये आपका ट्रूनियन जिग है ना, ये आपका A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ट्रूनियन जिग। 8 नंबर में आते हैं, सो 8 नंबर है, व्हाट इज द टाइप ऑफ जिग, ये कौन सा टाइप का जिग है, ये आपका प्लेट जिग है ना, ये ऊपर ऊपर का जो लगा है वो आपका जिग है। जिग बेसिकली क्या करता है, वो होल्ड करने का काम करता है ना, होल्ड और गाइड करने का काम करता है। तो ये आपका प्लेट जिग है, A2 जो है आपका सही उत्तर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 9 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, इस युक्ति का नाम क्या है, इसका नाम पूछा है, इसका क्या नाम है ना। तो ये आपका जो है, ये आपका मीलिंग फिक्सचर है ना, A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, मीलिंग फिक्सचर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच कटिंग टूल है हाईएस्ट कटिंग इफिशियंसी है ना, कौन से कटिंग टूल में सबसे अधिक काटने की क्षमता होगी, तो वो आपका कार्बाइड जो होगा इस पे से वो सबसे ज़्यादा उसमें होगा क्षमता काटने का है ना, सही A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द चीपेस्ट टूल मटेरियल, सबसे सस्ता उपकरण सामग्री कौन से है। तो सबसे सस्ता जो है हाई कार्बन स्टील हो जाएगा, सबसे सस्ता कंपैरिजन टू अदर है ना, हाई कार्बन स्टील सबसे सस्ता हो जाएगा और डायमंड सबसे महंगा हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए नॉन मेटलिक टूल मटेरियल, इनमें से कौन सा है जो अधात्विक टूल मटेरियल है। स्टेलाइट जो है आपका नॉन अधात्विक है ना, कार्बाइड है स्टेलाइट। डायमंड जो है अधात्विक टूल मटेरियल के अंदर आता है। तो डायमंड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो अधात्विक टूल मटेरियल है वो आपका डायमंड हो जाएगा। नॉन फेरस मेटल में वही आता है, नॉन मेटलिक टूल। बाकी सारे में ना कार्बाइड हो गया या फिर हाई कार्बन स्टील, स्टेलाइट, वो आपके धात्विक में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज चीप कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फेरस टूल मटेरियल, इनमें से लौह टूल सामग्री का मुख्य घटक कौन सा है। लौह टूल सामग्री का पूछ रहे हैं, तो इसमें से आपका है आयरन जो होता है उसका प्रमुख होता है फेरस टूल का मटेरियल है ना, सो आयरन जो है सही उत्तर हो जाएगा, लोहा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस टूल मटेरियल। तो अच्छा, फेरस टूल मटेरियल तो हाई कार्बन स्टील जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा है ना, फेरस टूल मटेरियल जो है उस कार्बन स्टील हो जाएगा। इस बाद 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे है विच ऑफ द फार्मूला दैट गिव्स द टूल लाइफ, एंड वैसे टूल के जीवन के लाइफ को व्यक्त करने वाला सूत्र कौन सा है। टूल लाइफ जीवन को व्यक्त करने के लिए जो होता है फार्मूला, वो BTN इज इक्वल टू C होता है ना, सो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टूल लाइफ इंडेक्स फॉर अ सीमेंटेड कार्बाइड टिप टू मशीन कास्ट आयरन कंपोनेंट। कास्ट आयरन की मशीनिंग करने हैं तो सीमेंटेड कार्बाइड टिप के टूल के जीवन की सूचकांक का मूल्य क्या है। तो उसके लिए जो होता है, जो सीमेंटेड कार्बाइड टिप होती है उसके टूल के जीवन के लिए सूचकांक का जो मूल्य होता है वो आपका 0.01 होता है ना, A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका है व्हाट इज द टूल लाइफ इंडेक्स ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड टूल फॉर टर्निंग हाई क्रोमियम डाई स्टील। तो टूल लाइफ इसमें भी पूछा है, जब हम टर्निंग करते हैं हाई कार्बन और हाई क्रोमियम डाई स्टील को, तो उस केस में उसकी टूल लाइफ को कैसे मतलब कितना होता है, तो आपका 0.15 होता है, 0.15 होता है ना। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द टर्म मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है। इस एक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम पूछ रखा है, तो ये जो हो जाएगा आपका दोनों डायमीटर
रोलर जो है उसके बीच का जो है डायमीटर लिया जा रहा है ना, स्मॉलर एंड है। सबका A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड, छोटे अंत पर रोलर का व्यास। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे है व्हाट इज द टर्म मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिह्नित शब्द का नाम क्या है। ये आपका एक्स के रूप में चिह्नित भाग है, इसका नाम पूछा है, ये क्या है ना। तो इसमें देखेंगे 1 2 3 ये सारे स्लिप गेज लगा रखे हैं, तो ये स्लिप गेज की हाइट हो जाएगी है ना। ये आपका A3 में लिख रखा है हाइट ऑफ द स्लिप गेज, तो A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टर्म मार्क्ड एज एक्स, ये आपका एक्स दिखा रहा है, जैसे नीचे दिखा रखा था, ऊपर में एक क्वेश्चन था उसमें दिखा रखा था दोनों साइड से उसकी जो है डायमीटर दिखा रहा था, स्मॉलर दिखा रहा था। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम है, बिगर है। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, डायमीटर ओवर रूलर एट बिगर एंड है ना, बड़े अंत में रूलर का व्यास जो है वो दिया हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें व्हाट डज द लेटर y स्टैंड इन द फार्मूला, d इज इक्वल्स टू y माइनस 2 इंटू एस प्लस आर है ना, इन टेपर मेजरिंग। तो एस, ये आपका टेपर मेजरिंग में लेटर y के बारे में पूछ रहा है, y क्या है बोलते, y का क्या अर्थ है बोल के है ना। सो ये जो है आपका स्मॉल मतलब छोटे सिरे पर रोलर का जो व्यास है ना उस चीज़ को दिखा रहा है, इसी पे से सवाल बना है। ये जो आपका फिगर है ना, इसी पे से सवाल बना है। तो आपका ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, डायमीटर ओवर रोलर एट स्मॉल एंड है ना। वाई जो है आपका छोटे सिरे पर रोलर पर व्यास है ना। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आपका एस का पूछ रखा है। अब एस, वाई हो गया छोटे सिरे वाला, अब एस जो है, एस आपका हो जाएगा जो रोलर के केंद्र से घटक के सिरे तक की दूरी है ना, वो हो जाएगा, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक है ना, रोलर के केंद्र से लेकर घटक के सिरे तक की ऊपर से नीचे तक हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोलर बार, इसका सेंटर से लेकर एंड ऑफ द पॉइंट है ना कंपोनेंट। सो ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। हाउ मेनी प्रिसीजन रोलर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ टेपर कंपोनेंट, ना टेपर किए गए पुर्जे के कोण को मापने के लिए कितने परिशुद्ध रोलर की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका 2 रोलर की आवश्यकता होती है ना। A2 जो है सही उत्तर जाएगा, एक इस साइड देने के लिए 2 रोलर की आवश्यकता होती है। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हाउ द कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस, कटिंग स्पीड को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आपका कटिंग स्पीड जो होता है मीटर पर मिनट होता है ना। A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच गेज इज टू बी सेलेक्टेड फॉर चेकिंग द कॉर्नर रेडियस ऑफ द जॉब है ना, जॉब की किनारे की त्रिज्या को मापने के लिए किस गेज का चयन करते हैं। जॉब की किनारे की त्रिज्या को मापने के लिए रेडियस गेज का चयन करते हैं ना। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेयर द फॉलोअर इज फिक्स टू प्रोड्यूस फ्रॉम टर्निंग है ना। फॉर्म टर्निंग करने के लिए फॉलोअर स्टडी रेस्ट को कहाँ लगाते हैं। फॉर्म टर्निंग जब करना होता है तो उस टाइम पे पूछ रहा है जो फॉलोअर स्टडी रेस्ट है वो कहाँ पे लगाया जाता है। तो वो जो है क्रॉस स्लाइड पे लगाया जाता है ना। A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द टर्म द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टूल अलोंग द वॉक फॉर ईच रिवोल्यूशन, प्रत्येक चक्कर के लिए कार्य के साथ टूल द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। मतलब एक चक्कर में जो कार्य द्वारा मतलब दूरी तय की जाती है वो क्या कहलाती है, तो आपका फीड होता है ना। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है व्हाट इज द टर्निंग ऑपरेशन, यह कौन सा टर्निंग संक्रिया है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये देखो बॉल का निकल कर रहा है ना, बॉल बन रहा है, मतलब ये आपका फॉर्म टर्निंग हो जाएगा ना। A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें फॉर्म टर्निंग है, ये आपका फॉर्म टर्निंग का है। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें है व्हाट आर द पॉसिबल सरफेस कैन बी दैट कैन बी प्रोड्यूस टू फॉर्म टर्निंग है ना। फॉर्म टर्निंग में पूछ रहा है, फॉर्म टर्निंग उत्पन्न करने के लिए किस
लिए फॉलोवर कहाँ फिक्स किया जाता है, तो जो फॉर्म टर्निंग जब करते हैं तो उस टाइम पे जो फॉलोवर होता है उसको हम कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स प्रोफाइल में फिक्स करते हैं ना। ये आपका A1 जो है सही उत्तर हो जाएगा। उत्तल या फिर उत्तल प्रोफाइल बनाने के लिए करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फॉर्म ऑफ प्रोफाइल। प्रोफाइल के रूप में जांचने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। इस उपकरण का नाम पूछा है। सो ये जो है आपका टेम्पलेट है ना, ये जो यूज कर रहा है ना, ये आपका टेम्पलेट है। A2 जो है आपका सही उत्तर है। 31 नंबर पे आते हैं। सो यहाँ पे है, इस टाइप ऑफ टूल इज सुटेबल टू प्रोड्यूस फ्रॉम सरफेस इन मास प्रोडक्शन एक्टिविटी। बड़े पैमाने पर उत्पादन गतिविधियों में किस प्रकार का टूल सतह का निर्माण करने के लिए उपयुक्त है। तो बड़े पैमाने पर जब उत्पादन गतिविधियाँ करते हैं तो उस टाइम पे जो टूल सतह निर्माण करने के लिए उपयुक्त होता है वो आपका होता है जो कार्बाइड टिप्ड यूज होते हैं फॉर्म टूल, उसके ज़्यादातर यूज करे जाते हैं ना। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बाइड टिप्ड टूल द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे है, व्हाट फैक्टर इज इम्पोर्टेंट इन फ्री हैंड फॉर्म टर्निंग, है ना। फ्री हैंड फॉर्म टर्निंग में क्या कारण महत्वपूर्ण है। जब हम फ्री हैंड टर्निंग करते हैं और फॉर्म टर्निंग करते हैं तो उसमें कारक पूछ रहा है क्या महत्वपूर्ण है। तो उसमें आपका स्किल्ड लेबर होने की ज़रूरत है, तभी जाके वो चीज़ें करी जा सकती है काम को, नहीं तो डैमेज करा जाएगा। तो आपका कुशल श्रमिक जो है सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका व्हाट इज द ऑपरेशन, है ना। यह कौन सी संक्रिया है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, पैरेलल चेक कर रहा है। ये आपका पैरेललिज्म हो जाएगा, चेक फॉर पैरेललिज्म, है ना। इसकी पैरेललिज्म, इसकी जो है ये आपको ऊपर का पैरेलल चेक कर रहा है कि नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप ऑफ जिग इज यूज टू होल्ड थीन एंड सॉफ्ट पार्ट, है ना। पतले और मुलायम भागों को पकड़ने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है। तो पतले और मुलायम जो आपके पार्ट्स होते हैं उसको पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो सैंडविच जिग होता है ना। तो A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो इसमें आपका है, इट इज़ द डिवाइस दैट कैन होल्ड लोकेट एंड गाइड द टूल, है ना। कौन सी युक्ति जो आपको पकड़ता है, स्थित करता है और टूल का मार्गदर्शन भी करता है। तो आपका जिग ही होता है। जिग में आपका होल्ड, लोकेट और गाइड सब करने का काम होता है। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, व्हाट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू द कटिंग टूल, है ना। कटिंग टूल से संबंधित यह सूत्र क्या दिखाता है। तो V जो हो जाता है आपका, V इज इक्वल टू C/TN, है ना, T⁴n। ये आपको किस चीज़ को संबंधित करता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो होता है टूल लाइफ को जो होता है वो कैलकुलेट करने का, जीवन, टूल लाइफ जो होती है उसके जीवन की गणना करने के लिए जो होता है ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है ना। सो आपका A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, कैलकुलेटिंग टूल लाइफ। 37 नंबर पर क्वेश्चन में आते हैं। ये टेपर का दे रखा है, व्हाट इज द यूज ऑफ फार्मूला इन टेपर मेजरमेंट। टेपर माप के लिए सूत्र का उपयोग, सूत्र का क्या उपयोग है ना। tan θ इज इक्वल टू x - y/2h है। सो ये आपका टेपर माप के लिए यूज किया जाता है। तो इसके बारे में पूछ रहा है क्या है। तो मतलब इसमें क्या है, टेपर एंगल चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। ये आपका A1 में ही दे रखा है, चेकिंग द एंगल ऑफ टेपर, है ना। टेपर कोण ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। 38 नंबर में आते हैं। सो 38 नंबर में कैलकुलेट द RPM ऑफ स्पिंडल इफ कटिंग स्पीड V इज 120 मीटर पर मिनट एंड द डायमीटर 50, है ना। निकालना है आपको RPM। तो इसका फार्मूला होता है πDN/1000 होता है ना, इज इक्वल्स टू V कटिंग स्पीड, है ना। तो अब यहाँ पे मुझे निकालना है N निकालने के लिए मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 × 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड आपका 22, 7 जो है ऊपर चला जाएगा और आपका डायमीटर दे रखा है 50, है ना। सो ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा 20 से, है ना। इसको काटते हैं 10 से और ये कट जाएगा 11 से, मतलब 1 मान के चलो, यहाँ पे कुछ 0.9 आएगा, है ना। 700, 800,
इसको 10 ही रहने देते हैं ना, ये आसान होगा। 11 कहाँ 110, 11 11 121, मतलब 11 मान के चलते हैं इसको। 110 इंटू 7, 770 के करीब कौन सा है, तो ये आपका A2 जो है 770 के करीब है। A2 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट द मोशन। ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द मोशनल ऑब्जेक्ट, है ना, किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है, उसके बारे में पूछा है। तो आपका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तभी जाके वो फ्रिक्शन होता है, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं होता है ना, वस्तु के सामने हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस, है ना, कौन सा बल सीधे सतहों से संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है ना। तो कौन सा बल है उसके बारे में पूछा है कि सीधे सतहों के संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है। तो ये जो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वही होता है ना, घर्षण बल, जो क्या होता है सीधे के सीधे वो सतहों के संपर्क के बीच में सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपातिक होता है। ये 3 जो आपका सही उत्तर है। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन बिटवीन द व्हील एंड रोड, है ना, इफ व्हीकल आर एबल टू रन ऑन रोड, किसके कारण होता है उसके बारे में पूछ रहा है। जो गाड़ी रोड पे चलती है, यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहियों और सड़कों के बीच में निम्न में से कौन सा कार्य करता है। तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण ही होता है ना। एवं टकराव जो होता है ना, उसी के कारण रोड गाड़ी जो होता है रोड पे चल पाता है। सो आपका A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल, है ना, एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ पे स्थित होता है। तो आपका जो सेंटर होता है ना उसका उसी पे होता है सर्कल का, है ना। A1 का सही उत्तर हो जाएगा, A1 है ना। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर। अब देखो गोले का आ गया, किसी गोले के गुरुत्व का सेंटर जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो क्या होता है, तो उसका भी आपका सेंटर ही होता है ना, क्योंकि वो भी आपका जैसे सर्कल देखो तो सर्कल आपका इस तरह से आएगा तो इसका लोड यहीं पे आएगा, और स्फीयर जो आता है उसका भी इसी तरह का आएगा, उसका भी सेंटर, जैसे हमारी वो अर्थ है उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा ना। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 1 3 हाइट है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट, मतलब निम्न में से कौन सा समजातीय सजातीय ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार की स्थिति है, इसकी ऊंचाई 1/3 होती है। तो आपका जो होता है कौन होता है, शंकु जो होता है, शंकु का आपका होता है 1/3 h होता है ना, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है शंकु का। A4 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या पूछा है ना, हाइट के पूछा है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस से लेकर 1/3 के बारे ऑफ इट्स हाइट, तो आपका ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। इसमें कोण में क्या होता है ना, कोण में भी होता है आपका इसी तरह से होता है, 1/3 करके होता है ना। सो आपका ट्रायंगल का हो जाएगा इसमें। 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं, लोकनट और चेकनट इज चैम्फर्ड ऑन। लोकनट या चेकनट को जो चैम्फर्ड किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो होता है ऊपर वाला भाग होता है और नीचे वाला भाग होता है, दोनों के दोनों तरफ करे जाते हैं ना। सो इसमें बोथ साइड हो जाएगा, दोनों तरफ करे जाते हैं चैम्फर्ड। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाय। अब जो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया, रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाय, तो रिवेट जो होता है हेड के हिसाब से स्पेसिफाइड किए जाते हैं ना। अच्छा, सारे के सारे ऑप्शन है, ले मैं सोचा एक ही ऑप्शन है ना। लेंथ ऑफ रिवेट हो जाएगा, डायमीटर ऑफ हेड हो जाएगा, नॉमिनल डायमीटर हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, ये सारे नहीं हो गए ना, ये आपका नॉमिनल डायमीटर ही होगा। A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन पार्ट ऑफ रिवेट। निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट जो है रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। हेड होता है, शंख होता है, टेल होता है, पॉइंट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है उस पर, है ना। सो आपका A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको पूछा है द एंगल
थ्रेड एंगल ऑफ मेट्रिक थ्रेड इज, मैट्रिक थ्रेड का थ्रेड कोण कितना होता है तो 60 डिग्री होता है। A2 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का देखते हैं। द डिबेट हैड फॉर अ जनरल पर्पज शोन इन द फिगर शोन, नीचे दिखाए गए चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए डिबेट हेड है, ये आपका काउंटर संख्या है ना, ये आपका हो जाएगा A3। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द हेड ऑफ बॉयलर एप्लीकेशन शोज इन द फिगर गिवन बिलो, नीचे दिए गए चित्र में बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है ना, ये वाला पूछ रहा है। तो थोड़ा सा अब स्टीपल टाइप का है ना, ये आपका स्टीपल में आएगा। ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर जाएगा। ये इसमें क्या है ना, आपका ध्यान जाएगा कोनिकल में। कोनिकल जो होता है बिल्कुल इस तरह से होता है, इस तरह से थोड़ा ऊपर में ये घुमा हुआ है ना, उस तरह से नहीं होगा, ये इस तरह से होगा। ये आपका लाइट वर्क में यूज किया जाता है कोनिकल का। 51 नंबर से आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 75 तक 75 तक आपको मिलेंगे। और ये PDF के लिए आपको PDF चाहिए होगा, PDF के लिए सवाल रहता है, तो PDF आपका मिल जाएगा टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, है ना। सो इसमें देखते हैं क्वेश्चन विच ऑफ द मोस्ट इसेंशियल स्किल टू गेट अ जॉब, नौकरी पाने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल कौन सी है। तो नौकरी, ये ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं, तो नौकरी पाने के लिए जो सबसे ज़रूरी स्किल है वो आपका बात करने का जो होता है ना, वही होता है। ये आपका इंटरव्यू स्किल हो जाएगा, है ना। जब तक इंटरव्यू में स्किल आनी चाहिए उस चीज़ की, आप लोगों को कन्फेस्ट कर सको अपने जो आइडियाज़ हैं उससे, तो इंटरव्यू स्किल ही हो जाएगा। तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका फॉर अप्लाइंग ए जॉब योर फर्स्ट प्रिपरेशन है, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी सबसे पहली तैयारी क्या है उसके बारे में पूछा है ना। तो सबसे पहली जो तैयारी होगी आपका अपना रिज्यूमे तैयार करना होगा, है ना। A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रिपेयरिंग रिज्यूमे, है ना, बायोडाटा तैयार करें। 53 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कैंपस रिक्वायरमेंट इज़ कंडक्टेड एट, कैंपस भर्ती आयोजित की जाती है, कहाँ पे आयोजित की जाती है, तो आपको ITI में करी जाती है ना। तो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में इन योर रिज्यूमे विच इन्फॉर्मेशन हैज लेस इंपॉर्टेंस, है ना, आपके बायोडाटा में कौन सी जानकारी सबसे जानकारी कम महत्व रखती है, कौन सा रखता है, एक्सपेक्टेड सैलरी जो होता है वो सबसे कम महत्व रखता है ना। सो A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द एबिलिटी टू कनेक्ट वेल विद पीपल, है ना, लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने की क्षमता होती है, वो आपकी होती है लीडरशिप होती है ना। अच्छा, लीडरशिप से नहीं जुड़ पाओगे, आपके पास ना स्किल होनी चाहिए, इंटरपर्सनल जो होता है ना वो स्किल्स होनी चाहिए, तब जाके आप लोगों से जुड़ पाओगे। तो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका द एबिलिटी टू वेट एंड स्टे काम, है ना, प्रतीक्षा करने और शांत रहने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो आपका पेशेंस होता है। तो A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, पेशेंस। पंक्चुअलिटी क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है। पंक्चुअलिटी मीन्स समय की पाबंदी का अर्थ है बीइंग ऑन टाइम। पंक्चुअलिटी का मतलब हो गया आप समय पे हर चीज़ समय पर होना जो होता है वही आपका पंक्चुअलिटी होता है। A4 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन यू बोरो अ पेन फ्रॉम योर क्लासमेट यू शुड से, जब आप अपने सहपाठी से कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए। आप अपने दोस्त से जब आप लेते हो कलम उधार में तो आप क्या कहोगे उनको, इसके बारे में पूछ रहा है। तो उस टाइम पे आप सिंपल बोल सकते हो कि क्या आप कृपया मुझे अपना पेन दे सकते हैं, सिंपल है। A2 जो है कैन यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, सही उत्तर हो जाएगा A2, है ना। 59 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं। मैग्निफिसेंट, शार्प, लेंथी, ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ। सो मैग्निफिसेंट, शार्प, लेंथ और ब्राइट, ये जो उदाहरण है किस चीज़ के उदाहरण है उसके बारे में पूछ रहा है, तो ये आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा, है ना। सो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल्स आर, ये किसके उदाहरण है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये सारे के सारे चले जाएंगे नेमिंग वर्ड्स हो जाएंगे, है ना। ये आपका A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, नेमिंग वर्ड्स। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एग्जाम्पल ऑफ।
तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क होते हैं ना, कोमा, फुल स्टॉप, बेंच मार्क, ये सारे पंक्चुएशन मार्क होते हैं। A4 जो आपका सही उत्तर जाएगा, पंक्चुएशन मार्क है ना। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन यू स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन अ टॉपिक व्हाट डू यू से। जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या बोलोगे, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उस टाइम पे लेट्स बोलते हैं, लेट्स डिस्कस, आइए चर्चा करें बोल के, है ना। ये 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है। वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको कैसा होना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मल होना चाहिए ना। A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, है ना। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह एक उदाहरण है। आपसे अनुरोध है ना। तो इस केस में देखते हैं ना, आपसे अनुरोध किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आपको इस समय तक पूरा करना है काम को, तो वो फॉर्मल है ना। फॉर्मल में आ जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में, है ना। ये काम दिया जा रहा है। A4 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। गेस्चर हो गया, जेस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आई कॉन्टेक्ट हो गया। ये किसके उदाहरण थे? ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उसके उदाहरण होते हैं ना। सो A2 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना। A2 जो आपका सही उत्तर है। 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कंप्लीट दी सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, है ना। द रोड इन माई टाउन आर इन कंडीशन। कैसा होगा? एक्सपेंसिव तो होगा नहीं, ब्यूटीफुल तो होगा नहीं, सेफ नहीं, गुड कंडीशन में ही होगा, है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। गुड कंडीशन, अच्छा कंडीशन में। जो मेरे टाउन में जो घर के पास जो रोड है बढ़िया कंडीशन में। 68 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी आपको खाली स्थान को भरना है। देयर इज़ ए गार्डन विद लवली फ्लावर। देयर इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन। ब्यूटीफुल हो जाएगा। यहाँ पे एक खूबसूरत गार्डन है, वहाँ पे विथ लवली फ्लावर, मतलब प्यारे प्यारे फूल हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें आपका है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसमें भी आपका खाली स्थान है। देयर इज़ ए प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। बिग प्लेग्राउंड हो जाएगा, है ना। मेरे घर के सामने जो है, अच्छा वहाँ पे मेरे घर के सामने जो है एक बड़ा प्लेग्राउंड है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी खाली स्थान भरना है। सो इसमें क्या है? देयर आर अपार्टमेंट इन माई नेबर्ड, है ना। तो यहाँ पे स्पेसियस हो जाएगा, है ना। सो देयर आर मतलब उनका जो अपार्टमेंट है हमारे कंपैरिजन से, मतलब जो हमारा नेबर है वो काफ़ी स्पेसियस का मतलब हो जाएगा। आप क्या मानोगे? अच्छा मान लो। सो A4 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ना। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको खाली स्थान है, इसमें भी भरना है। द प्रिंसिपल कोल्ड मनोज, पर मनोज को बुलाया प्रिंसिपल ने। द प्रिंसिपल आस्क्ड टू शो हिम हो जाएगा, है ना। आस्क हिम टू शो हिज हॉल टिकट है। A1 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो मतलब प्रिंसिपल ने पूछा, किनसे पूछा? मनोज से पूछा कि अपना हॉल टिकट जो है CTS एग्ज़ाम का वो मुझे दिखाओ, है ना। सो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में है। इसमें भी खाली स्थान भरना है। टेल अस अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस एंड हाउ यू मैनेज। इसमें भी आपका हो जाएगा हाउ यू हैव मैनेज एंड हाउ यू हैव फेस्ड कम आउट, फेस्ड एंड मैनेज्ड। ये आपका ये सिंपल दे रखा है, सिंपल वर्ब 1 में दे रखा है, तो आपका वर्ब 2 हो जाएगा इसमें, है ना। क्योंकि ये पार हो चुका है, काम हो चुका है। टेल अस अबाउट द डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड, मतलब आपने जो फेस किया था और कैसे वहाँ से बाहर निकले थे, है ना। A4 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर है। इसमें भी खाली स्थान भरना है। देयर इज़ अ फैक्ट्री इन द एरिया
उस एरिया में एक फैक्ट्री है, द एयर इज पॉल्यूटेड हो जाएगा, है ना। A1 इज सही उत्तर हो जाएगा। वहाँ का जो हवा है वो प्रदूषित है। 74 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसमें भी डालना है ना, खाली स्थान है। देयर इज अ वाटर स्कैरसिटी इन ए लोकेलिटी, मतलब वह पानी की कमी है। द एरिया इज ड्राई हो जाएगा, सूखा हुआ है। पानी की कमी है तो क्या होगा, वो सूखा हो जाएगा। तो A3 जो आपका सही उत्तर है। ये आपका 75 क्वेश्चन है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है। सो ये PDF पाने के लिए आपको PDF के लिए टेक्निकल स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ना। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसमें भी वही पूछ रखा है, खालिस्तान है। द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एट द रोड आर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रैवल करने में जो क्या होता है, रूरल एरिया में जो गाँव का एरिया है वहाँ पे दिक्कतें आती है ना। तो क्या कारण है, रोड जो है वो क्या है, अनइवन है, जिसके कारण, अनइवन मतलब ख़राब है, उसके कारण दिक्कत आती है। तो आपका जो हो जाएगा A4 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, अनइवन है मतलब सही तरीके की नहीं है। सो यहाँ पे आपका A4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे 75 क्वेश्चन जो है आपके ख़त्म होते हैं। आपका इसमें आंसर भी दिया हुआ है तो आप देख सकते हो, अपलोड कर दूँगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ना। जो टेक्निकल स्टडी पॉइंट है वहाँ पे मैं डाल दूँगा ये PDF, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ना। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।